बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और हुकूमती सफ़ों में अब एक शोक की फ़िज़ा है। और वो कामयाबी क्या है और इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के आज केसेस थे, उन केसेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और इमरान रियाज साहब के केस में आज कोर्ट ने डिस्चार्ज करने की बजाय उनको जुडिशल करने का फैसला किया है। और फिर इमरान रियाज साहब के जो अंकल हैं सलीम खान साहब, आज उनसे मेरी बात भी हुई है, उन्होंने क्या क्या उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सजाए मौत के खिलाफ जो रेफरेंस भिजवाया गया था सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, आज उस रेफरेंस पर भी फैसला हुआ है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहली बात ये करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज का कामयाबी मिली है। नाजरीन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पेटिशन फाइल की गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, जिसमें रिजर्व सीटें जो थी वो कोटे के मुताबिक लेने का मुतालबा किया गया था, दरखास्त की गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरखास्त खारिज कर दी थी। और फिर उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में। तो वो पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की गई, उस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से काजी अनवर एडवोकेट जो हैं वो आज इसमें पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। और उन्होंने जब दलाइल दिए तो फिर उन्होंने ये कहा कि जी पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। और फिर इस पर सवाल किया गया जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब की जानिब से कि क्या ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, ये पूरे मुल्क का केस है। तो इस पर फिर जो है वो काजी अनवर साहब ने ये जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ही फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, इसलिए अब मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बाकी जमातों में तकसीम की हैं। और हुआ भी ऐसे था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM और पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी थी कि जी ये सीटें जो हैं अब उनको दी जाएं। और फिर उनको दे भी दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि जी बाकी जमातों में ये जो नशिस्तें तकसीम की गई हैं ये कानूनी तौर पर गलत है। और एक मेंबर ने तो इख्तलाफी नोट में ये बात लिखी भी है। और फिर इस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब की जानिब से सवाल किया गया कि क्या ये सीटें खाली रहेंगी। तो और फिर जस्टिस शकील साहब ने ये कहा कि जी इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दी जाएगी। तो जस्टिस शकील साहब ने ये भी कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि इनको हलफ से रोका जाए। तो काजी अनवर साहब ने जवाब दिया कि जी हम चाहते हैं कि वो हलफ ना लें। फिर इस पर कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जी हम इसको देखते हैं और फिर कोई ऑर्डर करते हैं। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी इलेक्शन एक्ट क्या कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दी जाएगी, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान ले लिया था और जब बल्ले का निशान ले लिया जाए तो फिर वो रिजर्व सीट्स के लिए जो एप्लीकेशन है या लिस्ट वो नहीं दी जा सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये मामला जो है वो बिलाखिर डिसाइड हुआ और बल्ले का निशान ले लिया गया। तो टेक्निकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं था। तो आज इस पर फिर 6 सवालात जो हैं वो उठाए हैं। ये फैसला मेरे पास मौजूद है। आज इसमें एक तो स्टे कर दिया गया है और कोर्ट ने इसमें कहा क्या है कि जी आखिर पे ये जो चीज़ें जिन पर जवाब मांगा गया या जिनकी वजह से बेंच बनाया गया, उसमें कहा गया कि जी मोर ओवर आफ्टर हेयरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, we are of the view that the following question of law require determination by this court: whether this court has got jurisdiction to adjudicate upon the matter or not, यानी क्या इस कोर्ट को इसकी समाअत का हक भी है या नहीं है। whether the petitioner has local standi to file this instant petition और नॉट, यानी क्या ये जो पेटिशनर है उसको ये पेटिशन फाइल करने का हक भी है या नहीं। और फिर वेदर द पेटिशनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कोटा फॉर रिजर्व सीट फॉर द वुमेन एंड नॉन मुस्लिम इन व्यू ऑफ द express provision of Article 51(6) of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 92 and 94 of the Election Rules 2017। फिर आगे जो चौथा इसमें सवाल उठाया गया वो ये कि whether the defect of non-submission of list of the seat reserved for women and non-Muslim by a political party is not curable under the law। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या अगर कोई एक मखसूस टाइम में लिस्ट जमा नहीं कराई जाती तो क्या ये जो डिफेक्ट है ये क्योरेबल है या नहीं है कानून की नज़र में। फिर पांचवा सवाल जो उठाया गया वेदर दी
seats reserved for women and non-Muslim in the National Assembly can be kept vacant or liable to be allocated by proportional representation process of political parties on the basis of seats won by political party. यानी क्या ये इसको खाली भी रखा जा सकता है या दूसरी जमातों को दिया जा सकता है. और जो छठा सवाल इसमें उठाया गया वो whether the election commission of Pakistan has misconceived and uh, misinterpreted the provision of Article 51(6) of the Constitution read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rule 92 and 94 of the Election Rules 2017. अब ये 6 सवाल जो है ये उठाए गए और फिर ये भी कहा गया आखिर में कि in view of above formulated question of the law, we refer to matter the Honorable Chief Justice of this court for constitution of larger bench to adjudicate upon the intricate constitutional question involved in the matter. Notice be issued to the worthy Attorney General of Pakistan and worthy Advocate General Khyber Pakhtunkhwa under 27A of the CPC, who shall also assist the court in the matter. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی نوٹس ٹو ریسپونڈنٹ نمبر 1 فار 7/3/2024 ٹل دین respondents number 5 to 22 shall not be administered oath by the Speaker National Assembly. یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی روک دیا گیا کہ ان سے حلف جو ہے وہ نہیں لینا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. 7 تاریخ تک جو ہے وہ بہرحال روک دیا گیا. یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ لوگ جو مخصوص نشستیں ملنے کے بعد خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے, آج ان صفوں میں بہرحال سوگ کی کیفیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو کیس میں صدر آصف علی زرداری نے ایک ریفرنس بھجوایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو وہ ریفرنس جو ہے اس بڑے عرصے سے زیر سماعت تھا اور آج پھر اس کا فیصلہ ہوا ہے. بنیادی طور پر یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دینے کی کوشش کی گئی ہے 44 سال 10 مہینے اور 2 دن کے بعد. تو آج اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے متفقہ طور پر جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. یہ سپریم کورٹ کی متفقہ رائے ہے. ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. تاریخ میں کچھ کیسز ایسے ہیں جنہوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا ہے. ماضی کی غلطیاں درست کیے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں. تو وہ خوف اور ڈر والے فیصلے جو ہیں وہ تو اب بھی نظر آ رہے ہیں. بلے کا نشان لینا اور عمران خان صاحب کے کیسز میں جو کچھ کیا گیا, 90 دن میں الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا, اس میں بھی جو کچھ کیا گیا اسی سپریم کورٹ کے ججز نے, تو یہ سب کے سامنے ہے. فیصلے تو اب بھی ڈر اور خوف میں ہی ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات اور بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں عدالت عالیہ لاہور کا فیصلہ رد نہیں کیا گیا. اور یہ فیصلہ اتنے عرصے کے بعد آنا, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں قانون اور پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے, اب آپ ان کو بری کر دیں, جو مرضی کر دیں, لیکن اس فیصلے کے ذریعے وہ عدالتی قتل جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیا گیا اس کے دھبے کو دھونے کی میں سمجھتا ہوں ایک کوشش کی گئی ہے. اتنی دیر سے یہ فیصلہ آنا جو ہے یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے اس ملک کے جوڈیشل سسٹم پر. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ بھی زیر سماعت تھا. نیب ریفرنس بنیادی طور پر قائم کیا گیا تھا, تو درخواست ضمانت اس میں فائل کی گئی تھی اس کیس میں عمران خان صاحب کی جانب سے, جو ٹرائل کورٹ سے خارج ہو گئی تھی. تو اب عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ آج اس کی سماعت تھی. چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری پر مشتمل یہ بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. ایک تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کے جتنے کیسز ہیں اس میں عامر فاروق صاحب کو شاید شوق ہے یا جو بھی ہے, ان پر اعتراض کے باوجود اور تحریری اعتراض کے باوجود بھی وہ عمران خان صاحب کے ہر کیس میں جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور پھر جس قسم کا فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ بھی پورے ملک کو پتہ ہوتا ہے. تو آج اس میں لطیف کھوسہ اور سزین جہان خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جانب سے پیش ہوئے. تو رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگایا گیا تھا کہ یہ پیٹیشن ڈپازٹ کے بغیر جو ہے وہ فائل کی گئی ہے, تو کیا یہ فائل ہو سکتی ہے یا نہیں. تو پھر اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جب درخواست گزار یا پیٹیشنر جیل میں ہو تو پھر ڈپازٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر انہوں نے یہ کہا جب آرگومنٹس کیے کہ جی ہم نے 497 کی درخواست دی تھی جو خارج ہو گئی تھی. تو پھر جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی تو یہ بتائیں یہاں 497 کی پیٹیشن آئے گی یا ریٹ آئے گی. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی 497 ہو یا 498 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے. اور پھر
कोर्ट ने कहा कि जी आप इस गलती को दुरुस्त कर दें, दुरुस्त करने की हिदायत की, और फिर नैब को इसमें नोटिस जारी कर दिया गया कि समाअत आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी की जाती है। उसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर जो बुरा दौर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। आज असद तूर साहब का भी 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, और आज जो इमरान रियाज साहब है, इमरान रियाज साहब को भी एक 23 मार्च को ज़मान पार्क के बाहर जलाओ घेराव का मुकदमा कायम किया गया था लोगों पर, जिसमें इमरान रियाज साहब को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पर इन्वॉल्व किया गया। उसमें वो नामजद नहीं थे FIR में, चूंकि पहले एंटी करप्शन का एक मुकदमा था। उस मुकदमे में जब पता चला कि इसमें बेल होने वाली है, तो फिर ये 23 मार्च को एक मुकदमा कायम किया गया, और उस मुकदमे में इमरान रियाज साहब को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पर इन्वॉल्व करके 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। तो आज उन्हें पेश किया गया, तो इमरान रियाज साहब के जो वकील थे उन्होंने इस पर बड़ी धुआंधार किस्म के आर्गूमेंट्स भी किए और कहा कि ये केस डिस्चार्जगी का बनता है, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन उन्हें कोर्ट की जानिब से डिस्चार्ज नहीं किया गया, फैसला लेट किया गया और उनको जुडिशल कर दिया गया। तो मेरी इत्तलाआत के मुताबिक मेरी जो इमरान रियाज के अंकल हैं सलीम खान साहब, उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने मुझे कहा कि जी उम्मीद है कल उनकी बेल भी हो जाएगी। और एक बात उन्होंने और भी किया कि जी आप अगर अपने वीडियो में ये बात करें कि जी इमरान रियाज साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं हमें बताए जाए, हम उन केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सच की जो कीमत अदा कर रहे हैं आगे भी अगर अदा करनी पड़ी तो अदा करते रहेंगे। हम ना तो खौफजदा होंगे, ना हम ये इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे, हम इस मुल्क में रह के। और इमरान रियाज साहब की बाबत उन्होंने ये भी कहा कि जी वो चूंकि एक सहाफ़ी हैं, और एक सहाफ़ी की हैसियत से किसी जगह अगर कोई इवेंट है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, किसी किस्म की कोई एजिटेशन है या कुछ हो रहा है, तो सहाफ़ियों का काम यही होता है कि जाके उसको कवर करते हैं। तो अगर इमरान रियाज साहब चूंकि उस वक्त बोल में थे और उन्होंने एक सहाफ़ी की हैसियत से अपनी ड्यूटीज जाके अगर वो परफॉर्म की हैं, तो फिर इस बुनियाद पर उन पर जो है वो केस नहीं बनाया जा सकता। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इमरान रियाज साहब का बोलना जो है वो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर हंसते हंसते उनसे ये भी कहा कि जी इमरान रियाज चूंकि पठान है, और पठान जल्दी जल्दी मानते नहीं है, तो इमरान रियाज साहब जो है वो सच बोलने की कीमत अदा कर रहे हैं। पहले भी 4.5 महीने के करीब उस बंदे को अगवा करके रखा गया, कोशिश की गई कि उससे बोलने की ताकत छीन ली जाए, जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हो गए। लेकिन जब देखा कि अब ये बंदा बाज नहीं आता, तो बिलाखिर उसे छोड़ना पड़ा। और जब आके उन्होंने दोबारा से फिर अपना वीलॉगिंग का सिलसिला शुरू किया, तो फिर से उन पर केसेस जो है वो बनाए गए हैं। और पाकिस्तान की अदलिया जो है, मैं समझता हूँ जो बुनियादी तौर पर जिसका काम लोगों को कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है, वो इस सारे तमाशे को देख रही है, बजाय इसके कि वो लोग जिनको एक मुकदमे में जमानत होने के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे में गिरफ्तार जब बंदे की जमानत होती है तो फिर तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बजाय उन लोगों को जेल भेजा जाए वो सब कुछ करते हैं। परवेज इलाही साहब के केस में भी ऐसा हुआ था कि जी इनको घर छोड़ के आया जाए, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस जैसे चील चूजे को उठा के ले जाती है, लाहौर पुलिस से ऐसे छीन के ले गई थी। तो आज तक IG इस्लामाबाद का लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कर लिया है। बहरहाल ये जजेस जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है कि जी हम कानून के मुताबिक बिला रगबत व इनाद फैसले करेंगे, हम हर सूरत आइन को मुकद्दम रखेंगे, हम किसी किस्म के खौफ या तासुब का शिकार नहीं होंगे, क़यामत वाले दिन इनको बहरहाल हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये जितनी भी नाइंसाफियां हो रही हैं सहाफ़ियों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मैं समझता हूँ अदलिया का इसमें बराबर का हिस्सा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।